हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो आपका पेपर था, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली इस पर बात करेंगे। आप सभी ने पेपर दिया होगा या जिसने नहीं भी दिया है वो इसको देख सकता है। इसमें फोकस इस पर होगा कि इस पेपर को हमें सॉल्व कैसे करना था। आंसर्स आपको क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, मार्क कर दिए हैं मैंने। लेकिन किस तरीके से ऐसे पेपर को जो थोड़ा सा स्ट्रेंज हो, उसमें से कौन से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, कहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे। एंड इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको आंसर्स बताना, ऑल दो आंसर्स मार्क्ड हैं, लेकिन उद्देश्य इसका है पेपर को सॉल्व करने का सही तरीका क्या हो सकता है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लेवल के बाद जब आपने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, तब आता है उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जाम डे पे, ठीक है। और जो आधे से ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, कई बार हम इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि हमारी चीजें बिगड़ जाती हैं, और कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसलिए हमारी चीजें बिगड़ जाती हैं। कई बार हम स्मार्ट तरीका नहीं अपना पाते, इसलिए हमारी चीजें बिगड़ जाती है, ठीक है। तो रीजंस कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी रीजन हो सकता है। और कई बार ये भी होता है कि एग्जाम प्रेशर में कुछ चीजें हमारे फेवर में नहीं होती, कई बार किस्मत हमारा साथ नहीं देती और एक क्वेश्चन से हमारा रह जाता है, ठीक है। लेकिन वो किस्मत वाली चीज को यहाँ पर हटाकर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और जिस तरीके से हमको सोचना चाहिए वहां पर, उन चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी इस पेपर का कट ऑफ तो हमको पता नहीं है कितना गया था, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं आया। कई सारे क्वेश्चंस भी कंट्रोवर्शियल थे, उसमें क्या आयोग ने चेंज किया क्या नहीं किया वो भी हमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा जो चीजें हमें करनी चाहिए ऐसे पेपर में, उन पर सब पर डिस्कस करें, राइट। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखो, तो ये मैंने डाउनलोड किया है upsc.up.nic.in में। वो पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसी को यूपीपीसीएस के पुराने पेपर्स चाहिए तो वहां जाकर वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। जहां पर आपको ये वाला मार्क मिलेगा वो समझ जाएगा क्वेश्चन आपको सही कर कर आना चाहिए। लगभग लगभग मैंने पूरे पेपर में देखा तो 97 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें पेपर में आते होने चाहिए। मान लो दो तीन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, हो जाती है, अभी यहाँ पर देखना अलग होता है, वहां पर करना अलग होता है। तो फिर भी अगर हमको पेपर में 94, मान लेती हूँ 94 क्वेश्चन हमें आते आने चाहिए, क्योंकि ये पीवाई की उससे हैं और प्लस बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेस से हैं, ठीक है, प्लस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ठीक है। अगर इन तीनों चीजों का को मिला लें तो ऐसे ऐसे 94 कह रही हूँ, तीन आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिए, जबकि मैंने ऐसा काउंट किए तो लगभग लगभग 97 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता कि हम जितना कर रहे हैं वो एकदम ही सही हो। तो एटलीस्ट हमको पेपर में 125 क्वेश्चंस के लगभग, या 125 से 130 क्वेश्चंस थोड़ा सा रिस्क लेकर, और अगर पेपर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 120 क्वेश्चंस तक थोड़ा सा रिस्क लेकर अपनी मार्जिन को बढ़ाना पड़ता है, ताकि हम सिलेक्शन की कैटेगरी में आ सके। क्योंकि आप वहां पर जब आप करने बैठेंगे और आपने 94 क्वेश्चंस किए, लेकिन वो 94 क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो आपको आते हैं। अभी बताना डिफरेंट है, पेपर में करना डिफरेंट है, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस को और लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा ऑप्शन से भी कुछ शायद निकल आए, तब हमारे अगर 120 से 125 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमारे कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं, तब भी हम इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हम 100 क्वेश्चन ही कर कर आए और हम सोचे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, यहाँ पर रिस्क का गेम बहुत बड़ा होता है, और वो उतना ही बेहतर और उतना इफेक्टिव रिस्क होगा आपका जितनी आप मेहनत और पढ़ाई कर कर जाएंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करना उद्देश्य नहीं है, पहले ही बता दिया। अब ये पेशवास का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका आसान था, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, जब स्टेटमेंट्स आती है ना पेपर में, तो हम स्टेटमेंट देखकर ही डर जाते हैं। हमको लगता है स्टेटमेंट, अरे बाप रे, मतलब एक धचका हमको तभी लग जाता है। लेकिन कई बार जब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे काम होकर, तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इंडिया में, एंशियंट इंडिया में रिवर पोर्ट्स के, ठीक है, जनरल सी स्टेटमेंट सही होती है, ठीक है। और देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स इन ट्रैफिक्स, तो बड़े गोदाम थे। दोनों ही बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब कुछ बहुत स्पेसिफिक होता है तब वहां पर गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, सही बात है,
व्यापार तो हमने पढ़ा ही है, एंशियंट इंडिया में होता था, पोर्ट्स भी थे, तो ये दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अगेन, अब हमको ये जो भी रूलर्स वगैरह हैं उनके अगर हमको सब नहीं पता है, लेकिन हमको स्टार्टिंग पता है कि किस रूलर से हुई थी, इंपॉर्टेंट रूलर पता है, तो भले ही हम इन सबको ना जानते हो इनका सीक्वेंस, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि भाई हेमंत सेन जो है वो पहले होंगे, उसके बाद विजय सेन आएंगे, फिर बल्लाल सेन और फिर लक्ष्मण सेन। तो जो भी हमें सीक्वेंस लर्न करने होते हैं रूलर्स के, उसमें हमको फाउंडर लर्न पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हो वो पता होना चाहिए किसके कार्यकाल में हुआ। सिर्फ अगर इतना पता होगा, सारे कुछ भी रैंडम पूछ लेंगे तो हम इनके बल पर ऑप्शंस के थ्रू टिक कर सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर करना था। आगे देखते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट में अभी दे दिया गया है, पहले इसको पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि अकबर जो थे इन्होंने खाने खाना का टाइटल बैरम खान को दिया था। ठीक है, ये पॉइंट। दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। तो ये उस समय पर नहीं दिया गया था। ये पॉइंट भी आपके पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वाले को भी किया जा सकता था अगर आप पढ़कर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंसस का आसान क्वेश्चन था, डिसेंडिंग ऑर्डर पॉपुलेशन की थी, कोई बहुत घुसकर नहीं पूछा था, तो ये भी किया जा सकता था। देन उसके बाद ये जो रिपोर्ट्स हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट, ये सब पूछा जा चुका है पहले, तो ये भी एक डुएबल क्वेश्चन था, राइट। देन अब ये वाली जो योजनाएं थी, अब ये वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये आपको शायद ना पता हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रेड वाला मार्क नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वहां पर स्ट्राइक नहीं करेगा कि आपको कैसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा पाएंगे जब हमको याद ही नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, और अभी मोदी गवर्नमेंट की योजनाएं होती तब भी वो डुएबल थी, लेकिन ये रैंडम था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम रिस्क ले भी सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शंस देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब में अलग अलग पहला ऑप्शन दे रखा है, सब में अलग अलग आखिरी ऑप्शन नहीं दिया है, दो में आखिरी ऑप्शन सेम है। तो जहां पर थोड़ा सिमिलैरिटी होती है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। चौथा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ठीक है, ये सबसे लास्ट है, बट स्टिल यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको वहां पर अगर एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको लगेगा वाल्मीकि आवास योजना शायद सबसे पहले होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको छोड़ ही दिया जाए क्वेश्चन को, वो ठीक है। अब ये वाली आती है बुक। अब एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस है, ये सबको पता है। ठीक है, तो लेकिन ये डी में सारे चारों ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि हमको डी तो पता चल गया, बाकी का क्या होगा। बाकी में भी सिमिलर सिमिलर ऑप्शंस है, सी में 2 1 है, ए में 2 2 है, तो वो उतना इजी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपको ये जो गुरनार मिडिल है इनके बारे में थोड़ा सा पता हो कि हाँ भाई इनकी किताब क्या हो सकती है। इनकी किताब, इन्होंने अंडर डेवलप्ड रीजन्स के बारे में लिखा है। ठीक है, इन्होंने जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें वो कैसे पिछड़ा है और वो कैसे है, उसकी क्या कंडीशन है, वो सब लिखा है। अगर आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा तब आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नाम ही नहीं सुना है, आपको आइडिया नहीं है, तो आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी अवेयरनेस काम आती है यहाँ पर। ठीक है, कि अगर हम किसी म्यूडाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा जान लें कि अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, इनका कई बार इकोनॉमिक्स में उल्लेख हमको मिलता है, तो इन्होंने कैसी किताबें लिखी, किस तरीके की लिखी है। ठीक है, तो अगर किस तरीके की पता होगा, अंडर डेवलप्ड रीजन्स पता होगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा तुक्का लगाकर चीजों को बैठा सकते हैं, राइट। सिमिलरली इन दोनों लोगों के लिए तो इस क्वेश्चन को वैसे मैंने छोड़ दिया है, लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन को कब करेंगे, जब आपके 94 हो गए हैं और उसके बाद आपको बढ़ाना है, तो उसमें आप फिर एक एक नाम पढ़ेंगे, अंडर डेवलप्ड रीजन है तो गुरनार मिडाल ऐसा लिखते हैं, तो आप कनेक्ट करेंगे और तब आपकी पॉसिबिलिटी होगी सही होने की। ऐसा नहीं है कि फिर आपने ABCD अक्कड़ बक्कड़ किया और हो गया, वैसे काम नहीं करती है चीजें। तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इकोलॉजिकल नीश ये पता होना चाहिए। देन ये तो बायोस्फीयर रिजर्व्स कई बार रिपीटेड है। अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत हो गए तो फिर हमको हमारा सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस गलत करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला जो था इसमें लोगों ने आपत्ति भी उठाई थी, लेकिन ये भी सिंपल स्टेटमेंट है कि वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। ठीक है, एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस, ये भी सही बात है, ईमानदारी रखना भी जरूरी है, बेईमानी से क्या काम हो सकता है, तो जनरल सी बात है। तो ये इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स हम सही करते हैं। ये क्वेश्चन भी हो सकता था।
उसके बाद अब जस्टिस पार्टी है। अब जस्टिस पार्टी के बारे में तो हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो क्या हम एक नई किताब पढ़े इससे रिलेटेड? नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा हमको ये पता है जस्टिस पार्टी बनी क्यों थी, ठीक है, जस्टिस पार्टी का किसने बनाया था, इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, जस्टिस पार्टी ने अपोज किया था कांग्रेस को बाय कॉलिंग ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। जस्टिस पार्टी किसकी थी? ये लोअर कास्ट की थी, उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर जो थे वो इससे जुड़े हुए थे, पेरियार जिनका नाम था। ये सब आपको बेसिक पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सही हो सकती है कि ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, कि ब्राह्मण डोमिनेटेड इन्होंने अगर कांग्रेस को कहा, तो ऐसा कई और लोगों ने भी कहा था कि कांग्रेस ब्राह्मण डोमिनेटेड थे। तो ये वाले स्टेटमेंट की सही होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद दूसरा क्या है, इट क्लेम दैट सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आर गिवन टू मुस्लिम्स। इन्होंने सिमिलर लाइंस पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, जैसे कि मुस्लिम्स को दिया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को। दोनों ही बातें आपस में कनेक्टेड लग रही है कि अच्छा, अगर इन्होंने ब्राह्मण डोमिनेटेड कहा होगा कांग्रेस को, तो ये भी मांग की जा सकती है, क्योंकि नॉन ब्राह्मण्स के लिए इन्होंने ये मांग की होगी। तो अगेन, जब ऐसी सिमिलर बातें लग रही हैं, जस्टिस पार्टी के बारे में भी हमको पता है कोई ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं कर रही थी, निचली जातियों से संबंधित थी, उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, तो हम यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं और उसके चांसेस रहेंगे सही होने के। ठीक है, इस तरीके से हमको थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये नहीं है कि हमें अगर जस्टिस पार्टी से एक क्वेश्चन मिल गया तो हम जस्टिस पार्टी पर एक किताब पढ़ लें। देन वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, ईयर गलत है इसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी डुएबल है, ये भी आपको रटे होने चाहिए ईयर्स, तभी क्रोनोलॉजिकल उसमें लगा सकते हैं ऑर्डर में। ईयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स में, ठीक है, हर चीज आपको ईयर के साथ लर्न करनी है, तभी आप ऐसे रैंडमली चीजों को कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, लेकिन फिर सही कर दिया होगा, इजी है ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब एज ऑफ कंसेंट की बात करते हैं अगर, ये हमको पता है, बहराम जी मालावारी थे, पारसी रिफॉर्मर थे, बॉम्बे के थे, ये सारे पॉइंट्स भी याद कर लो, पता चले अगली बार पूछ ले कि कहाँ के थे वो रिफॉर्मर, कैसे रिफॉर्मर थे। तो अगर आपको नहीं, थोड़ा सा आप गेस कर पाते हैं, तो पारसी रिफॉर्मर थे वो। ठीक है, इन्होंने इसके लिए आवाज उठाई थी। अब ये वाला जो है, एक्ट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। देखो, इसमें मैंने नहीं लगाया है, इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि आपको लगेगा ये तो अच्छी चीज थी, तो बाल गंगाधर तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, वो एक कॉमन लॉजिक है जो लगेगा एग्जाम में, आप ऐसे सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया है, ठीक है, ये लॉजिक नहीं लगेगा कि उनको बाल गंगाधर ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, उनको लग रहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये वाला इसीलिए इस वाली कैटेगरी में नहीं आता है। राइट, अगली एजर्शन और रीजन की बहुत भरमार है, लेकिन एजर्शन और रीजन में एक आसानी पता है क्या रहती है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कुछ कुछ तो ऑब्वियसली घुमाकर पूछते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही आसानी से हमको पता चल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, शिवाजी हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख, और उसके बाद जो ये देशमुख थे, ये किस के फेवर में नहीं थे, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर। तो शिवाजी जो थे, इनको अपोज कौन कर रहा था? बड़े बड़े जो देशमुख थे। तो ये एक पॉइंट सही है, अगर आपको याद होगा तो सर देशमुखी ये कर लेते थे ये। ठीक है, किससे लेते थे? इन्हीं लोगों से तो लेते थे, तो उनका ऑपोजिशन ठीक है, लॉजिकल साउंड कर रहा है यहाँ पर। इसका ये रीजन भी हो सकता है, ऑब्वियसली वो एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट के फेवर में नहीं होंगे, अगर किसी का अपोजिशन कर रहे हैं तो नहीं होंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाकर निकालेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात, अब इसमें या तो एक स्टेटमेंट सही होगा या एक स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब या तो दोनों एक के रीजन होंगे, वो सही हो जाएगा, वरना एक स्टेटमेंट भी गलत होने के ऑप्शन रहते हैं, आर फॉल्स है या फिर ए फॉल्स है। यहाँ पर दोनों चीजें इंटरलिंक्ड लग रही हैं कि हाँ ये लॉजिकल बैठ रहा है, इसीलिए कोई फॉल्स नहीं होगा। जब कोई फॉल्स नहीं होगा तो ये रीजनिंग भी इसकी सही निकल रही है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, आपको लगेगा कि अभी तो पेपर हो चुका है, अब कर रही हैं, अब तो निकल ही आएगा, लेकिन इस तरीके से आपको थोड़ा सोचने का स्किल डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन अगली बार नहीं आएगा, अगली बार कुछ नया आएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर वो दिमाग लगाना नहीं काम आया, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स काम आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा फर्जी था, इसको छोड़ देते हैं। अगेन ये आना चाहिए, अशोक के बारे में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100% एक्यूरेसी इंश्योर करनी है। अगर 100% ज्यादा कह रही हूँ तो एटलीस्ट 95 से 99% तक एक्यूरेसी रखेंगे,
तो आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के इस पेपर में भी क्वेश्चन पूछे देखेंगे तो आसान थे, ऐसा कुछ आउट ऑफ ब्लू नहीं था कि भाई ये कहाँ से आ गया। जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उसी में से सब कुछ मिल जाएगा, कुछ आपको और एक्स्ट्रा फॉलो ही नहीं करना। हिस्ट्री वगैरह में ये ऑप्शन रहता है कि उसमें कुछ भी पूछ लेते हैं, रैंडम पूछ लेते हैं, ठीक है, उसमें कहाँ तक पढ़ा जाएगा। लेकिन पॉलिटी अगर आपने लक्ष्मीकांत से की है प्लस आपने पीवाईक्यूज देख लिए हैं, तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस डुएबल है। ट्रस्ट मी, मैच कर लीजिएगा। 2023 के लिए मैंने पॉलिटी के पेपर्स जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लक्ष्मीकांत से कहाँ कहाँ से पूछे गए थे वो भी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हो जाएंगे आसानी से। देन अब अगेन ये वाला क्वेश्चन भी कि जो प्रेसिडेंट है शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये स्टेटमेंट में है, तुमको डरना नहीं है, आसान सी स्टेटमेंट से ये भी हो जाएगा। अमेंडमेंट आसान क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन, अब इसको थोड़ा इन्होंने घुमाने की कोशिश की है कि यहाँ पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से कंफ्यूज कर दिया, लेकिन आपको पता है इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, कहाँ के इलेक्शन करवाता है, तो ये सारी चीजें भी गलत नहीं होनी चाहिए। नन ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। ये वाले में लोगों ने कहा था, अलग अलग लोगों ने शायद आपत्ति भी जताई थी, लेकिन ये संथानम कमेटी भी सही था, तो आयोग ने इसको चेंज किया है, यही माना है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। संथानम कमेटी का संबंध किससे था? जो सीबीसी बना था और जो सीबीआई की फॉर्मेशन हुई थी उससे, ठीक है। देन ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, ठीक है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको उस कैटेगरी में नहीं रखा है कि आप इसको सॉल्व करें। ऑल्दो इसमें दिमाग लगाकर किया जा सकता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वहां पर थोड़ा सा बैठकर दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। देन ये क्वेश्चन आसान है। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो कर लोगे, ठीक है। पुस्टा हंगरी से जुड़ा हुआ है, D1, ये दो हैं ऑप्शंस। उसके बाद क्रायोफाइट जो है ये ठंडी जगह से जुड़ा हुआ है, B4, तो B4 तो ऐसे ऑप्शन निकल आएगा। ये क्वेश्चन PYQ है, गलत नहीं होना चाहिए। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, ये भी आसान है। हिमालयाज राइज कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये भी हो जाएगा। कोल रिजर्व्स अगर आपने सारे रट रखे होंगे तो टिक कर लोगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा कि इसमें कैनाल कहाँ से जोड़नी है, ठीक है। तो इसका जो है इंदिरा गांधी कैनाल ही अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे। इंदिरा गांधी कैनाल ये 3 से है, तो इसमें 3 का ऑप्शन आ गया। अब ये वाले जो क्वेश्चन थे ये अब आपको क्रॉप और पिक्यूलियरिटी नॉट करेक्टली मैच्ड, अब ये आप थोड़ा सा ऐसे सिंपली नहीं कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखकर डर भी जाएंगे कि भाई ये दे क्या दिया है, ठीक है, और इन्होंने डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए थे। लेकिन हमको यहाँ पर अब थोड़ा सा स्मार्टनेस से लॉजिक लगानी है। ऑल्दो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई गोला नहीं बनाया है, लेकिन आप वहां पर ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना अटेम्प्ट क्या करेंगे 94 97 के बाद क्या अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अब ये आइसो हाइट्स दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट ऑफ राइस प्रोडक्शन, ये तो आपको कुछ भी इसका आइडिया नहीं होगा। स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन, तो ये इसका आंसर आपको पता हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन तो नहीं होता है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 टाइम्स इन अ ईयर, सॉरी, उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया है राइस प्रोडक्शन का, ठीक है, तो ये वाला नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि आप एरिया राइस और वीट का तो पढ़कर गए होंगे, इसका नहीं पता होगा कुछ। स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 टाइम्स इन अ ईयर, अब ये भी नहीं पता वेस्ट बंगाल में होता है कि नहीं, ठीक है। बिहार प्रोडक्शन टू सॉरी कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन इज 15.7%। देखो अगर आप लोगों ने राइस प्रोडक्शन, मैंने भी एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने राइस प्रोडक्शन का डेटा भी दिया था, तो उसमें बिहार का नाम नहीं था कहीं, ठीक है, बिहार का नाम उसमें कहीं नहीं था। उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे स्टेट्स में वो कौन कौन से थे, एक तेलंगाना आ गया था सेकंड नंबर पर, ठीक है, तेलू कर मैंने बताया था, ठीक है, तेलू बेन अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, तेलू बेन, जिसमें से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बंगाल ये था, ठीक है, बिहार नहीं था। 15.7% थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज्यादा लग रहा है, तो हम यहाँ पर ये गेस कर सकते हैं
कि हाँ, अगर एक गलत बताना है तो ये बिहार वाला जो ऑप्शन है ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगेन वहां पर एग्जाम में बैठकर इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, हर ऑप्शन को एलिमिनेट करके हर ऑप्शन को करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा ये ऑप्शन आपका निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी नहीं पता, ये भी गलत हो सकता है। अभी तो हमको लग रहा है, लेकिन तब हमको नहीं पता होगा। ठीक है, तो जो नहीं पता उसको छोड़ दो, जो ऑप्शंस पता है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। बिहार का कंट्रीब्यूशन लगभग लगभग केवल 4-5% के आसपास है। ठीक है, तो ये 15% यहाँ पर गलत हो गया है। और उसके बाद जो 3 बार इसमें लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगेन, तो ये अभी थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन। और आपको अगर गेस वर्क करना पड़ेगा तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है, कॉटन जो है एक खरीफ क्रॉप हमको पता है, और कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है, ज्यादा उसमें जरूरत नहीं होती है पानी की, तो ये यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ पर आई वुड से कि इसको लगा देना चाहिए। हमारे क्वेश्चन 97 से 98 हो गए। ठीक है, चलो, अब रेड सॉइल डिनोट करता है सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। उसके बाद कहा गया है रेड सॉइल जो है ये सराउंड करता है ब्लैक सॉइल को इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। ये क्वेश्चन भी डुएबल है अगर आपने सॉइल्स को सही से पढ़ा है। सॉइल से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारा नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, देन ये क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं पता है तो कांचीपुरम पुराना नाम सुना है हमने एंशियंट पीरियड में, उसको टिक कर दोगे तो निकल आएगा। ये भी PYQ है, हो जाएगा। कैपिटल्स पूछ ली जाती हैं, तो हमको कैपिटल्स रैंडमली, जैसे मैंने भी अपने इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम में कराया था, तो कैपिटल्स मैं बीच बीच में पूछ लेती थी। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम ही कुछ अलग से क्वेश्चन आ गया, इतना आपको करना पड़ेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अपर गैंजेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से संबंधित, इसको भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि फिर हमें यहाँ पर इरिगेशन का परसेंटेज और क्रॉप इंटेंसिटी की परसेंटेज नहीं पता होता है, इस क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता था। ये क्वेश्चन भी स्किप करने वाला ही था। ठीक है, अब जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया, और जूट इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, और खरीफ क्रॉप कब होता है ये सब आपको पता है, लेकिन ये एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी डुएबल क्वेश्चन है। अब ऐसे रैंडमली किताबें जो हैं कई सारी पूछी गई हैं, जो आप शायद ऐसे ना पढ़ें। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ आता है तो आता है, नहीं आता है तो यहाँ पर आप कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ठीक है, ये टर्किश इन्वेजन वाला आसान क्वेश्चन था एजर्शन रीजन का, ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। अब इसमें उन्होंने सेकंड थर्ड तक हो गए थे, फिर उन्होंने क्या माना क्या नहीं माना, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। करंट अफेयर्स में बहुत अजीब से क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, जिसने बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित हुआ 2024 के पेपर में, लेकिन वो सबके लिए था। ठीक है, सिर्फ आपके लिए नहीं था, इसीलिए गेम चेंजर इन द सेंस जिसने पेपर को डिफिकल्ट बनाया। अब ये IPCC की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की है, इसको भी पढ़ोगे तो अब ऑब्वियसली डीप रैपिड और सस्टेन्ड रिडक्शन जरूरी है। ग्रेजुअल और रिपीटेड रिडक्शन इनफ होंगे क्या? नहीं। तो ये तुम्हें कुछ पढ़कर आपको नहीं जाना था, ये जनरल नॉलेज की मतलब जनरल स्टेटमेंट है जो किया जा सकता है। अब सीरियल यील्ड आपको लगेगा ये तो हमें पढ़ा नहीं है, कैसे आता होगा, लेकिन अगेन अब हर चीज जरूरी नहीं है आप पहले से पढ़ करते हैं। वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आप स्टेटमेंट पढ़िए, अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड। दूसरा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री। ठीक है, जब आप कहीं की यील्ड की बात करते हैं तो कंट्री तो नहीं लेते हैं ना एज अ यूनिट। तो इनमें से दोनों तो सही लग नहीं रहे, एक ही सही होगा, और जिसमें से ज्यादा सही होने के इसके चांसेस हैं, तो आप इसको 1 पे टिक करेंगे। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या दिया हुआ है हमें नहीं पता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहा होगा कि डिक्लाइन हुआ होगा। ठीक है, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है तो दोनों तो नहीं होंगे। डिक्लाइन ही हुआ होगा। सरकार का प्रयास क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना, बढ़ाना तो है नहीं, ना ही वो सेम रहा होगा, तो यहाँ पर भी ये लॉजिक लगकर यहाँ पर ही क्वेश्चन हो सकता है। MPI रिपोर्ट, ग्लोबल MPI जो है, इससे क्वेश्चन डुएबल था, किया जा सकता था। अब लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ पूछा गया है PYQ में।
ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे क्योंकि हम डेट्स लर्न करते हैं लेकिन हमको ऐसे याद नहीं होता। ये अब उस पर है कि जो कितना रट कर गया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वहां पर आएगा सामने तो हम मैच कर लेंगे। ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये डेट्स देंगे ही नहीं और एकदम हमारे ऊपर छोड़ देंगे कि भाई तुम सोचो। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से इसलिए टफ हो जाते हैं। ऑल दो वर्ड नो टोबैको डे पूछा जा चुका है, ये जहां तक 31 मई को होता है, ठीक है। हेरिटेज डे अप्रैल में होता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत पता हो कि भाई एक जो है पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, तो एक पहले इसमें नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, एक पहले इसमें नहीं आ रहा, गलत हो गया, एक पहले इसमें नहीं आ रहा, गलत हो गया, और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे भी हम दिमाग लगा कर करेंगे। हम सिर्फ ऐसा नहीं करें ये तो हमने पढ़ा नहीं छोड़ दिया, हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर कर इस पे पहुंच सकते हैं और ये आपका सही है आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है हमको सब पता हो। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। कैसे होगा ये क्वेश्चन? ये सारे करंट अफेयर्स में चीजें कवर्ड थी। ये जो फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट थे ये गोपी थोकाटुकरा ये थे। ए का 3 होगा, देखो, हाँ ए का 3 है। 2 ऑप्शन है यहाँ पर। दीपा कर्माकर फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट थे, ये सबको पता है, क्वेश्चन हो सकता है। अब ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि भाई इंडियन मॉरिशस टैक्स ट्रीटी, इसको नहीं अगर आपने किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज नहीं करनी होती है और हर चीज आ भी नहीं सकती। ये वाले में रिस्क लिया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि अब दो दो चीजें सेम दे दी हैं। अब यहां पर आपको क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाना है, ठीक है, क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाना है और आपको ये पता है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत जो बायोटेक इंटरनेशनल था इनमें से एक ही होगा, और इन्होंने दो दो ऑप्शन ये दे दिए। मलेरिया तो नहीं था, ठीक है, एड्स से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, खैर इस क्वेश्चन को भी अभी लग रहा है लेकिन नहीं कर पाएंगे अगर नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए। ये वाला करंट अफेयर्स में किया होगा, हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ से डेट का खेल शुरू होता है, ठीक है। रुद्र M2 मिसाइल क्या थी? एयर टू एयर मिसाइल नहीं थी, इसमें नीदर 1 और 2 आएगा। देखो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है यहाँ पर, जब करंट अफेयर्स में डेट्स पूछी गई हैं तो वो जो करंट अफेयर्स की डेट्स हैं उसमें ऐसा नहीं किया इन्होंने कि सारी डेट सही हो। मैंने पहले देखा था तो मुझे लग रहा था सारी डेट सही है। यहाँ पर देखो ये डेट गलत है यहाँ पर, ठीक है, आगे भी हमको गलत मिलेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जब आपको नहीं आता है, ठीक है, जब आपको नहीं आता है और आपको अटेम्प्ट करना है तो वहां पर रिस्क लेने के लिए हम बोथ को टिक कर सकते हैं। इस बार तो करंट अफेयर्स जैसे मैं करवाऊंगी तो थोड़ा सा हम डेट्स और क्रोनोलॉजी का ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं जनरल केस में बता रही हूँ कि अब आपको नहीं आता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है, आपको एक स्टेटमेंट पता है कि हाँ ये नहीं है, तो ये वाले में आप, जैसे यहाँ पर तो गलत हो जाता लेकिन यहाँ पर आप ओनली 2 कर सकते थे। जनरल केस में सही होने के चांसेस रहते हैं। यही होता है रिस्क टेकिंग, जो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क लिए एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। ये मैंने लर्न करवाया था अपने IRP के सेशन में, हल्ला से आइसलैंड, तो C1 से ये टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। अब यहाँ पर स्टेटमेंट को एक एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेट स्ट्रीम्स वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुई थी, ठीक है, लेकिन ये ईस्टर्ली नहीं वेस्टर्ली विंड थी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में इसी को मिस कर दिए, वर्ल्ड वॉर 2 देखे खुश हो गए और सही कर दिया। ये भी इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ये भी इजी है। अब ये देखो ये एक आसान क्वेश्चन है जो हो जाएगा, लेकिन कई बार ये जो बहुत साइंस की जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो पूछी गई, ठीक है, लेकिन हम साइंस को कई बार उतना भाव नहीं देते हैं, बोलते साइंस से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये वाली चीजें हम रिवाइज कर नहीं गए थे, जिसकी वजह से कई लोगों के ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप बेसिक्स भी अच्छे से रिवाइज करेंगे, भाई कौन सा ज्वाइंट है क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वहां पर कंफ्यूज कर देते हैं और वहां पर आपका सिलेक्शन या फिर ना सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पैथोजेंस हो गया, ये भी जैसे पूछे गए क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है, लेकिन हम साइंस में इन चीजों को भाव नहीं देते, हमको लगता है इतना इजी क्वेश्चन कहाँ आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया, ऑल्दो ये फॉर्मूला बहुत इजी है, सबको आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग शायद कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो उनको ना आता हो, लेकिन ये क्वेश्चन में भी ये होना चाहिए। इस तरीके से लगभग हमारे 99 क्वेश्चन हो गए, 2 को मैंने और इंक्लूड कर लिया। अब ये आयोग का ट्रेंड रहा है कि कोई भी ऐसा टर्म जो नॉर्मल चर्चा में रहता है उसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब CPR बहुत सुनते होंगे, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो ये आपकी गलती है। ये हो गया पैनक्रियास का, ये हो गया। ये क्वेश्चन भी डुएबल था कि कोविड-19 पैंडेमिक सुन ही रहे हो,
ये दोनों तो ऑप्शंस नहीं होंगे। अब COV2 होगा, COV1 होगा, क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैं अपना बताऊं, गलत हो सकता है ऑब्वियसली, ऐसा कुछ भी फुल प्रूफ कहीं कुछ नहीं काम करता, लेकिन लॉजिक लगाने के लिए हम कह सकते हैं कि सार्स लग रहा है, दो में सार्स है, उसके बाद COV1 होगा कि 2 होगा। तो ऐसे सोचो, COV2 यहाँ पर भी है, COV2 यहाँ पर भी है, तो इसके होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कि अगर हमको यहाँ पर अब रिस्क लेना है तो हम इसमें लेंगे, क्योंकि सार्स सार्स इससे चूज कर लिया, COV2 और COV2 से चूज कर लिया, इसमें दो चीजें कॉमन है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, पूरा डिस्क्लेमर के साथ बता रही हूँ, बट दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप CSAT को ढंग से पढ़ के गए और आप मैथ्स में ठीक है तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था, आसान है। ये एवरेज स्पीड निकालना, तो इसमें भी बना दूं क्या? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अभी तक हमारे 100 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जो किए जा सकते थे, और 100 क्वेश्चन अगर सही हो गए और उसके बाद आपने 20-25 गलत भी कर दिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा दो, फर्जी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब इसमें भी अभी मैं लॉजिक बता दूं, लेकिन वहां पर नहीं समझ में आएगा, कई बार स्ट्राइक नहीं करता कि यूएस चाइना, यूएस होता तो चलो ठीक है, लेकिन चाइना में तो लगेगा सब में चाइना प्रोडक्टिविटी में आगे है, इससे कैसे जोग्राफिकल एरिया कम हो जाएगा कल्टीवेशन में आगे। लेकिन इंडिया में लगभग लगभग 50% है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे, और चाइना वगैरह में बहुत कम है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। और ये वाला तो आपको पता ही है, ट्रॉपिकल मानसून रीजन, तो ये क्वेश्चन भी किया जा सकता था। ये PYQ है हमारा, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया है कि वेस्टर्न यूरोप का क्लाइमेट, वहां पर एग्जाम में इतना सब कुछ स्ट्राइक नहीं करता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जैसे छोड़ दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने पोन्टिक और जैग्रोस नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मैप में को सही से लोकेट करते हो तो शायद देख भी लिया हो, लेकिन ऐसे नहीं देखे होंगे माउंटेन्स। काराकोरम और हिंदू कुश पता होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि काराकोरम और हिंदू कुश है, लेकिन इनको कहाँ पर लोकेट करोगे वो नहीं पता। ठीक है, तो पहले 3 आएगा, बाद में 1 आएगा, लेकिन 2 4 कहाँ आएगा इसकी लोकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर कोई लॉजिक फिट नहीं होगा। देन यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगेगा साउथ जल्दी से ये तो सही हो जाएगा, यहाँ पर ये साउथ वेस्ट ना होकर ईस्ट होगा। ठीक है, मेकोंग रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है, पेपर में पूछी जा चुकी है, आपको इसको मैप में लोकेट करना होगा। अगर आप मैप में लोकेट करेंगे तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि ये साउथ वेस्ट नहीं जा रही है, ये साउथ ईस्ट जा रही है, ऐसे बह रही है ये। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको ये पता चल गया तो बाकी आपको दुनिया भर से मतलब नहीं है, आपको पता चल जाएगा ये गलत है। इसीलिए ज्योग्राफी के लिए मैप को देखते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑयल फील्ड, इसको भी नहीं पता है छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी कुछ लगेगा नहीं। कुछ अगर करंट अफेयर्स से मैच कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक PYQ की थीम है, जो कई बार PYQ में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो इस पूछा गया है तो इसलिए हमको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, तब हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। देन अब ये वाले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, अब इन्होंने गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, महाराष्ट्र दे दिया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ होना चाहिए आंसर। ठीक है, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन, ये वाला में भी कोई लॉजिक नहीं लगेगा, नहीं समझ में आएगा। उसके बाद प्रवाह, प्रवाह इसरो का है, तो यहाँ पर अगेन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एक पाथ ब्रेकिंग फीट है। और उसके बाद इनिशियल एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल्स रिक्वायर्स इट, तो ये मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट के सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। जनरल स्टेटमेंट जब भी होगा तो आप वहां पर रिस्क लेकर उसको सही कर सकते हैं, इसलिए ये सही है। और विक्रम साराभाई का हो सकता है एक पार्ट ब्रेकिंग फीट है, तो दोनों को स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन इसरो वाला ये आपने करंट अफेयर्स में उस टाइम पर जरूर पढ़ा होगा, और ये वाला क्वेश्चन डुएबल था, किया जा सकता था लिमिटेड दिमाग लगाकर। अब देखो इसमें क्या है, अब ये एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आसान है, इसीलिए यहाँ पर ये लगाया। अगर ये स्टेटमेंट होता तो आसान नहीं होता, एसर्शन रीजन में आसान। ये कोई भी प्रिपरेशन में है तो उसको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल बेची जा रही है फिलीपाइंस, सिंपल सी बात है। ठीक है, मिसाइल का रेंज कितना है हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है ये रीजन तो नहीं हो सकता ना, रीजन है कि नहीं, ये इसका रीजन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब इसका ये रीजन नहीं हो सकता ना, ये वाला स्टेटमेंट हट गया हमारा, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हट गए, इसका मतलब एक सही होगा एक गलत होगा। एक सही तो हमारा ऊपर वाला निकल गया, तो दूसरा वाला हमारा यहाँ पर गलत हो सकता है, इस चीज क्वेश्चन को आसान कहा है। अब कोहिमा पीस मेमोरियल इको पार्क, देखिए आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर में।
ठीक है, दिसंबर 24 में एग्जाम हुआ है और करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया है मार्च 2024 का। ठीक है, इसीलिए एक साल के करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए। वैसे 8 महीने के इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 6 महीने के होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनका ट्रेंड देखा गया है पिछले 2 सालों में, उस हिसाब से एटलीस्ट हम एक साल का करेंगे टू बी ऑन सेफर साइड। और मैं करंट अफेयर्स जल्द ही शुरू करूंगी एंड करंट अफेयर्स में कोशिश रहेगी जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान रखते हुए उसी बेसिस पर करंट अफेयर्स करवाए जाए, ताकि इस बार पेपर अगर उसी पैटर्न पर आता है तो आप उसको कर सकें। तो आप अच्छे से उसको अगर फॉलो करेंगे तो चीजें करंट अफेयर्स की 25 में आपसे हो जाएंगी। जितना जैसे भी जहां भी कोई भी पढ़ा रहा है उससे बेहतर ही कराने का प्रयास रहेगा। ऑल्सो हम 4 से आईआरपी का बैच लॉन्च कर रहे हैं। इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम है जो दो लगभग लगभग ये 40 दिन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें 35 दिन हम मिनी टेस्ट करेंगे, 60 क्वेश्चन रोज होंगे और 5 दिन में 5 FLTs करेंगे। ठीक है, इसमें हम लगभग लगभग 2850 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और इसके अलावा एक Q&A सेशन रोज रहेगा लगभग आधे घंटे का, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इसमें भी मिनी टेस्ट में भी सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, 5 FLT में भी कवर हो जाएंगे, और जो Q&A सेशन होगा मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी तो उसमें भी हो जाएगा। इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, आपको चीजें लर्न हो जाएंगी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और लाइव भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ये हमारा 4 से प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। इसके जो भी शेड्यूल होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप सही में सिलेक्शन चाहते हैं और आप इंटरैक्टिव रहते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप मेरी बातों को मानते हैं, तो ट्रस्ट मी फिल्म निकल जाएगा। तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं वापस इस पर, इसको हटा देती हूँ। देखो, तो ये साउथ कोरिया नहीं जापान होगा, ये वाला इनकी 8 मार्च तारीख सही है, लेकिन अब वहां पर नहीं समझ में आएगा कि सही है कि गलत, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब ये मेट्स जो है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम, नाम का जो ये है मतलब है, उससे हमको कुछ अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम समझ में आ गई है। अब ये न्यूज में ये तो हमें पता ही था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, इन दिस स्कीम इंडियन ग्रेजुएट्स विद knowledge and skills in specific fields will be offered to live and work in Australia for up to 2 years। ये थोड़ा सा सही होने के इसके चांसेस हैं। अगर इतनी डिटेल में आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो इसको सही किया जा सकता है, क्योंकि अर्ली प्रोफेशनल स्कीम की बात हो रही है। एज यहाँ पर 18 से 30 साल दी गई है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सही कर सकते हैं। देन अब ये इनका जो आइकॉन्स था, इसमें भी डेट दी गई है, तो इसको मैंने छोड़ दिया है। बहुत ज्यादा डेट्स में कंफ्यूजन हो जाता है। पिरूल लाओ पैसे पाओ, ये स्कीम आपने पढ़ी थी कि ये हमारी उत्तराखंड की है। तो अब अगेन इसको भी सही किया जा सकता है, उत्तराखंड की है तो उसके चीफ मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया होगा, और ये बताया भी था मैंने कि फॉरेस्ट फायर्स को से संबंधित है, उसको रोकने के लिए। ये नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव से संबंधित है। अभी इसको ऑर्गेनाइज कितने किया ये आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ल्यूपिक्स जो था ये न्यूज में था, ये इंडिया जापान पार्टनरशिप थी, ये जरूर पढ़ा होगा, लेकिन कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाला पार्ट हमने इतनी डिटेल में नहीं देखा था। तो ये हम ज्यादातर लोग बोथ कर कर आए होंगे, लेकिन सही यहाँ पर वन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ दिया है मैंने। सिमिलरली इसको भी छोड़ दिया है। करंट अफेयर से क्वेश्चन जो भी ऐसे ट्रिकी है, लेकिन देखो यहाँ पर अगर हमारे सामने मान लो, देखो कितने क्वेश्चन हमने अभी करंट अफेयर्स के देखे हैं। एक ये क्वेश्चन है, यहां से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं 83 से। ठीक है, इसमें अगर आपको एक दो तो आते होंगे, एक दो आते हैं तो ठीक है, वरना इसमें बोथ एक में सही हो गया है, इसमें सही हो गया है, इसमें बोथ सही है, इसमें नहीं सही है, इसमें नहीं सही है, उसके बाद इन दोनों में सही है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपको कुछ भी रिलेटेबल लग रहा है कि सही हो सकता है, तो यहां पर जब आप रिस्क लेंगे तो आप बोथ को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये कोई हार्ड कोर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सही हो जाएगा, लेकिन इससे सही होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं। आई नो सब में डेट्स में 1 यहाँ पर सही हुआ है, डेट्स भी गलत हुई हैं, वो है, लेकिन अब आपको अगर अटेम्प्ट करने है कि आपने सोचा 4 अटेम्प्ट कर देते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी, ये 26 अप्रैल को है, इस पर फोकस है, ठीक है, तो आप इसमें बोथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां पर रिस्क लेना है वहां पर बोथ से थोड़ा सा सेफर साइड में रहा जा सकता है। तो आप आई होप आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे।
थोड़ा सा दिमाग खोलकर चीजों को सुनिएगा, ब्लाइंडली आपको इंप्लीमेंट नहीं कर देना है जाकर के हम पेपर में बोथ कराएंगे, मैम ने कहा था बोथ सही हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब रिस्क लेना हो तो बोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। ये मोदी जी के समय की है स्कीम्स, तो ये टिक हो जाएंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक फेवरेट टॉपिक रहा है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एसडीजी भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी मोदी जी के समय की है, तो ये हो जाएंगी। अब ये थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन था, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं किया है। ऑल्दो जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, थोड़ा सा काफी पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का 22-23 का था, थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए इसको छोड़ दिया। इसमें भी वहां पर अभी लग रहा है कि अच्छा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, लेकिन वहां पर कंट्रीब्यूशन स्ट्राइक ही नहीं करेगा, इतना सारा पैसा देखकर ही इंसान डर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, आपको एक बार पढ़ना जरूर है, क्या पता कुछ पढ़ते पढ़ते कोई चीज स्ट्राइक कर जाए कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। देखो अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात बताऊं कि भाई अभी यहाँ पर लॉजिक लगाओ कि भाई ये जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, यहाँ पर 436 रुपए, जीवन ज्योति बीमा योजना सबसे ज्यादा रुपए यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें 20 रुपए लगते हैं, ठीक है। और उसका अटल पेंशन योजना में कोई ऐसी चीज नहीं है। योगी मानधन, ठीक है, श्रम योगी का सबसे लेबर क्लास की बात हो रही है तो इसमें सबसे कम होगा, श्रम योगी के लिए 55 से 200 होंगे। तो ये चीजें अभी ये पर मंथ है, वैसे ये पर ईयर है, तो ये थोड़ा सा ये लॉजिक है फर्जी टाइप का, इसलिए इसको छोड़ ही देना। ऐसे क्वेश्चन वहां पर आप नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो, ठीक है। इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं, अगले में आते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, ग्रोथ पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। अब ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में है, डरावना लग सकता है, लेकिन एसडीजी गोल 4 की बात हो रही है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, ये तो नहीं आएगा ना, तो ये इसलिए स्टेटमेंट हमको कई बार डराती है, लेकिन हमको पढ़ेंगे तो हमें आधे टाइम क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। अब ये देखो पॉलिटी के क्वेश्चन हमको गलत नहीं करने हैं, पॉलिटी का आर्टिकल 19 अगर पूछ लिया गया है, ठीक है, पॉलिटी का हमसे कौन कुछ स्टेटमेंट पूछ लिया गया, तो ये सारे आर्टिकल 153 ये सब हमारा डुएबल है। राज्य का नाम चेंज करना किसकी पावर है, ठीक है, ये सिंपल सिंपल आर्टिकल्स। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से हैं इसके अंतर्गत पावर्स, ठीक है। अब ये थोड़ा बचकाना क्वेश्चन है जो आप कंप्यूटर नहीं भी एक्सपेक्ट कर जाएंगे, तो ये थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज ऐसा नहीं होता कि हमको एग्जैक्टली हम पढ़ कर जाए, थोड़ी चीजें हमको अगर कामली पेपर करेंगे तो हो जाएंगी। ये भी बेसिक है साइंस का, जो शायद हमको लगता है अरे ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है तो उसको स्किप कर दें, ठीक है। लेकिन ये इससे ये समझ में आता है जो आपके 25 के लिए लेसन है कि बेसिक्स को जरूर पढ़ना है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब इसमें CO2 कई जगह मेंशन नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में CO2 भी मेंशन है एसिड रेन में, इसलिए इसको आयोग ने सही माना है, राइट। देन ये करंट अफेयर्स का डेट के साथ क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दिया इसलिए मैंने, ये भी कंट्रोवर्शियल था, FWD, इसको भी छोड़ दिया है, ठीक है। एक ये अग्रीमेंट पूछा था, अब इन्होंने पूछ लिया था किसने इसको अटेंड किया था, मतलब ये इतना, तो अब कोई भी बाद में क्लेम कर दे कि हमारे नोट्स में था, हमने पढ़ाया, ये किया वो किया, लेकिन इतना कोई पढ़कर नहीं गया था। और ये इन्होंने बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए थे। अब ये एक्सरसाइज तो सबको पता नहीं जो अच्छे से पढ़ कर गए थे, कब हुई, महीना कौन था, डेट के साथ दे दिया है, तो ये अगेन स्किप करने वाला क्वेश्चन था, इसमें आप नहीं कर सकते। सक्षम वैली करंट अफेयर्स में थी मई के लगभग, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले अभी तक आयोग का जो पैटर्न रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ है, ठीक है, किसका POK का ऑक्यूपाइड है, कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है चाइना का, ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, इसलिए हो सकता है कि आपने करंट अफेयर्स में इसको मिस कर दिया हो। देन ये मेजर योजनाएं हैं, इनका सीक्वेंस हो सकता था, डुएबल था। अब इसमें इन्होंने कंफ्यूज कर दिया था, लोगों ने इसमें भी आपत्ति जताई थी। इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है ही नहीं, इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन अब ऑप्शंस के जो करेक्ट हैं उसमें इन्होंने इसी को माना है, ओनली 2 कहीं है ही नहीं,
तो ये इसको उन्होंने माना, फिर कुछ चेंज किया नहीं पता मुझे, थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। अब ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ई क्वेश्चन था। एनएफएसए पर क्वेश्चन आ चुका है, पता होना चाहिए, हो जाएगा ये क्वेश्चन। एचडीआई और एसजीजी इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, इस पेपर में भी दोनों के लिए क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी डुएबल है। अगर आपको ये नहीं भी पता, रेमिटेंस सबसे ज्यादा पता है केवल इंडिया का, सी का 1 पता है, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये सी का 1 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या रैंक थी 2019 से 23, ये शायद करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा तो आता होगा, अदरवाइज ये स्किप कर सकते थे, नहीं पता है। पॉलिटी का आर्टिकल 352 से संबंध, पॉलिटी के क्वेश्चंस को मिलाकर गलत नहीं करने। अब ये स्टेटमेंट्स है 4, आप लोगों के बाबरे 4 स्टेटमेंट्स है, लेकिन बहुत ही आसान है। ई गवर्नेंस रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सॉरी, रिड्यूस नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, घटाता नहीं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको कम करेगा ऑब्वियसली। इंक्रीज क्या करेगा, सिटीजन का इनपुट, लोग फीडबैक दे सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म तो नहीं करेगा ना, ये भी सही हो गया। अब ये वाला जो पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये आपको शायद थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है कि कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लॉज, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स, कन्वेंशन, इन सब, ये यूपीएससी इससे डिराइव करता है फंक्शंस की, नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लगाया था। ये सिंपल आर्टिकल्स हैं जो आपके सही होने चाहिए, ये भी फेमस केसेस हैं जो आपके सही होने चाहिए। अगेन एक आसान क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि कौन किसने क्या कहा है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। न्याय पंचायत को रिकमेंड नहीं किया था। अब देखो ये इनकी जो कमिटीज है, ये इनकी एक इंपॉर्टेंट थीम है जो बहुत बार पूछी जा चुकी है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, पहले इनकी क्रोनोलॉजी पूछते थे, अब इनके जो रिकमेंडेशन है उससे क्वेश्चन पूछा है 2023 में भी, ठीक है। उसके बाद सिमिलर लाइंस पर यहां से भी पूछा, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, एसडीजी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये पंचायती राज की जो इंस्टीट्यूशंस की कमिटीज हैं, ये क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। ऑल्दो उनका लेवल थोड़ा सा, अब वही सेम चीज तो पूछेंगे नहीं, उसी में घुमा फिरा कर थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको थीम्स पकड़ना पीवाईक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पीवाईक्यू के क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, लेकिन पीवाईक्यू की थीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो आपको सही दिशा बताती है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब ये एक्ट पूछ लिया गया था कि इसमें कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते थे अगर आपने सही से पढ़ा है तो। देन ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन ट्रिकी था, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। आपको थोड़ा सा, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है मेडिवल हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि पहले कौन सी घटना घटी थी। सब नहीं भी पता होगा तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, फिर ऑप्शन से निकालने की कोशिश करनी है हमको, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे 2 सब में है, 3 में है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी 2 के सबसे पहले होने की है। सबसे पहले इसका मतलब शेख मुबारक की मृत्यु हुई होगी, ठीक है। उसके बाद शेख मुबारक थे कौन, शेख मुबारक थे अबुल फजल और फैजी के पिता, ठीक है। तो यहाँ पर 2-2-2, उसके बाद क्या इवेंट हुआ हमको अब नहीं पता क्या हुआ, लेकिन सॉरी यहां पर इनका ये आंसर ही बिगड़ गया है। हाँ सॉरी, तो इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमको पता है कि ये वाला 2 के होने के चांसेस हैं, जो 2 का ऑप्शन है ये हमारा सही होने के चांसेस है। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे में तो यहाँ पर सब अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये चौथा है आखिरी वाला, ठीक है, चौथा है आखिरी वाला हमारा, यानी कि दानियाल। दानियाल जो है इनकी मृत्यु शायद सबसे आखिरी में हुई है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ये एक हो गया पॉइंट फैक्टर। ऐसे हम कंसिडर करते हैं जब हमको कुछ नहीं पता है, दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, मतलब दूसरी पोजीशन पे है फैजी की मृत्यु, और उसके बाद अबुल फजल की मृत्यु, ठीक है। तो अब हमको शायद यहाँ पर किसी की भी मृत्यु का इतना ना पता हो, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में 2-2-2 से पता चल रहा है, इन तीनों ऑप्शन में एक हो सकता है, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन कॉमन है, तो हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं कि ये वाले में कॉमन चीज आ रही है, कॉमन चीज से ये वाला ऑप्शन हमारा टिक हो सकता है। जैसे मैंने ऊपर भी एक ऑप्शन में आपको भी बताया था,
कैसे कॉमन चीज को हम ऑप्शन से निकाल कर जब हमको रिस्क लेना होता है तो हम इस तरीके से रिस्क लेकर टिक कर सकते हैं। ठीक है, फुल प्रूफ तरीका नहीं है, डिस्क्लेमर हर बार दे रही हूँ, लेकिन ये तरीके होते हैं जिससे हमको पेपर में अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाने का प्रयास करना है। ठीक है, क्योंकि ये मृत्यु का तो सीक्वेंस यहाँ पर मुझे मतलब यहाँ पर आपको कोई ट्रिक बताऊं कि आपको शायद याद हो, लेकिन मृत्यु का सीक्वेंस तो नहीं याद होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की कोशिश करनी है। राइट, अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देन ये किताबें बहुत ही रैंडम है, अगर आपको आती होंगी तो आती होंगी, वरना यहाँ पर भी आप कोई गेस वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, देन ये भी इजी स्टेटमेंट है, अनब्रिटिश रूल कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये इन्होंने कहाँ से पूछा मुझे भी नहीं पता है, इसको स्किप कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते, अगर आपने कहीं पढ़ लिया है, आपने एकदम रैंडमली आपका वहां पर लक फेवर कर गया और आपने कुछ रैंडम चीज सुनी है, वहां पर क्लिक कर गई और आपने टिक कर दिया, वो अलग बात है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में आपको रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो स्किप कर आगे बढ़े। 150 क्वेश्चन कर नहीं आने, ना ही आपको वहां पर टॉप करना है। देन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन यहाँ पर हम दिमाग क्या लगा सकते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़े जरूर, कोई भी क्वेश्चन हो उसको पढ़े जरूर, बिना पढ़े कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो था हमारा पाइका रिवोल्ट, ये पाइका रिवोल्ट तो आपने नाम सुना ही होगा। ये पाइका रिवोल्ट है कहाँ का? ये पाइका रिवोल्ट वहां का है क्या? उड़ीसा का, उड़ीसा वाले क्षेत्र का। तो ये पाइका रिवोल्ट उड़ीसा वाले क्षेत्र का ही है। राइट, ये लगभग हुआ कब था? 1817 के लगभग हुआ था। अब 1817 के लगभग हुआ था, तो इसमें अब यहां पर हम नाम पढ़ेंगे, किसके नाम थोड़े से मैच कर सकते हैं उड़ीसा वाले क्षेत्र से। ठीक है, कुंदन कर राधा राम, मुफ्ती मोहम्मद एवज और उसके बाद जगबंधु महापात्रा। ये जो महापात्रा है ये उड़ीसा के हो सकते हैं। ठीक है, ये उड़ीसा के इनके होने के चांसेस हैं। एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4-4-2 में यहाँ आ रहा है, तो ये भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कि आपको लग रहा है 4-4 यहाँ है, 2-2 यहाँ है, तो जैसे मैंने ऑप्शन से बताया, तो फिर वो वाला ऑप्शन वाली चीज आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 2-2 है, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, नाम से कुछ नाम बैठ रहा है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अब बरेली वाला जो क्षेत्र था, जो बरेली विद्रोह हुआ था, अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है नहीं पता है कहाँ से कैसे हुआ था, लेकिन आप देखेंगे बरेली वाला जो क्षेत्र है वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, तो वहां पर मुफ्ती मोहम्मद एवज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसको किया, तो आप इससे सभी को मिलाकर देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मालाबार रिवोल्ट, मालाबार कहाँ पर है? साउथ में क्षेत्र पड़ता है। एडाचन, कुंगन हो सकते हैं, राधा नाम तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे आपने टिक किया, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। महापात्रा से तो आप बिल्कुल ही पाइका को टिक कर सकते हैं, पाइका उड़ीसा से। तो नाम से भी कई बार हम चीजों को निकाल सकते हैं, ये होता है हमारा स्मार्ट तरीका। ठीक है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, चाहे आप जितने भी होशियार हो, तो वहां पर आपको ऑप्शंस का प्रयोग करना है, आपको ऑप्शन से कई बार एलिमिनेट करना है, कई बार आपको स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है ताकि आपको कोई चीज स्ट्राइक कर जाए। और जितना ज्यादा आप काम रहकर चीजों को करेंगे, उतना आपकी चीजें वर्क करेंगी फेवर में। लास्ट के कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। अब अगेन सिमिलर लाइंस पर ये क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, वैसे ही इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है, वरना ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं आते होंगे। ये करंट अफेयर्स में से हो जाएगा। ये PYQ है। विटामिन भी एक फेवरेट थीम है, अभी तक विटामिन से सेम लाइंस पे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले सालों में 25 में कुछ घुमाकर विटामिन से पूछ लें, क्योंकि अभी तक विटामिन में वही चीजें घिसी-पिटी रिपीट की है इन्होंने। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, डुएबल है। ये शायद आपको ना पता हो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, कहां पर उत्तराधिकार क्या कॉन्करेंट में होगा, सामानों में मिलावट किस में हो सकती है, ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्करेंट में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब सोचोगे और ऑप्शंस देखोगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स केवल होगा और उत्तराधिकार कॉन्करेंट में नहीं बता रहा है, दोनों के उसमें, तो ये ओनली वन तो नहीं होना चाहिए, उत्तराधिकार तो होना चाहिए, और तीनों ऑप्शंस में भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे को देखो, इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाया जाता है।
ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, कौन करंट में नहीं आता। फातिमा बीवी करंट अफेयर्स में थी, केरला की नहीं थी, ये तमिलनाडु की गवर्नर थी। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इसमें भी देखो बोथ वाला सही हो गया, इसी स्टेटमेंट में नहीं जा रही हूँ, ये इजी क्वेश्चन है अमेंडमेंट एक्ट का। अगेन ये वाला बुक्स नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, ये क्वेश्चन स्किप कर देने वाला है। अब इसमें इन्होंने 1857 के रिवोल्ट का ही पूछा है, बस स्टेटमेंट दे दी है, स्टेटमेंट से डरना नहीं है, आसान सी स्टेटमेंट है, कुछ भी अलग नहीं है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने लीड किया था और लॉर्ड डलहौजी ने रिकॉग्नाइज कर लिया था लक्ष्मीबाई के, रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन को। ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मतलब कुछ लोग इतना ज्यादा पेपर के स्टार्टिंग में देखकर भयभीत हो गए थे, उनको लगा था भाई अब तो होगा नहीं, और इतना ज्यादा डर गए थे बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर्स कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस भी गलत किए। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस डर कर गलत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा कि आपकी ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करेंगे कोई भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकता, चाहे आप जितनी भी मेहनत करें। तो अपना थोड़ा सा वर्क कीजिए कि आप काम माइंड के साथ पेपर दें, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है एंड देन ये भी पीवाईक्यू से हो जाएगा। इसके साथ हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, जहां पर जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया है। कोशिश रहेगी कि एक इसका एक और वीडियो बना दूं जिसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया हो तो इसको इंक्लूड किया जाए, साथ में जो क्वेश्चंस में कुछ और ट्रिक बताने के लिए रह गई हैं उनको वहां पर इंक्लूड करने का प्रयास करूंगी। बाकी जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम के लिए वो जुड़ सकता है। 4 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, 4 अगस्त से, और हम बहुत ही स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्वालिफाई करना है और आप स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो आप हमारा आईआरपी का ये जो एडवांस बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।